तो देखिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की प्राथमिक शिक्षक भर्ती की नियमावली के संबंध में हम बात करेंगे। क्या यहाँ पर नियमावली है जो लेटेस्ट नियमावली है, और आपको पता है कि 2012 की नियमावली में बार बार यहाँ पर संशोधन किया गया है। 2018 में संशोधन किया गया था टीटी बेस पर, और ये लेटेस्ट संशोधन है, यानी कि आपका जो संशोधन हुआ है लास्ट बार का, वो आपका 29 जुलाई 2019 को यहाँ पर संशोधन किया गया है। और इसमें जो यहाँ पर नियमावली बनी है उसको आज मैं समझाने वाला हूँ अच्छे से, ठीक है। तो ये बेसिक का नियमावली है आपका शिक्षा अनुभाग 1 का बेसिक का, देख सकते हैं यहाँ पर सरकारी गजट उत्तराखंड, और डेट देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है, देहरादून के द्वारा पब्लिश्ड है। और इसमें यहाँ पर देख सकते हैं कि सूचना यहाँ पर जो नियमावली है 2019 की, यहाँ पर देख सकते हैं संशोधित नियमावली यहाँ पर लिखा गया है। और इस नियमावली में को यहाँ पर उत्तराखंड की संक्षिप्त, जो कि यहाँ पर छोटा सा अंश दिया है स्टार्टिंग में, और दूसरे पेज से यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर दिया गया है। और इसमें आप लोग देखिए जो यहाँ पर पात्रता रखा गया है, आपके पास क्या क्या यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। पहले विद्यमान नियम था और उसको यहाँ पर जो है प्रतिस्थापित नियम कर रखा, तो इस वाले को हम देखेंगे इस भाग को। तो यहाँ पर देखिए, ऐसे जो शिक्षा मंत्री जिन्होंने यहाँ पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से यहाँ पर जो 2 वर्ष का डिप्लोमा जो आपका होता है डीएलएड और टीटी पात्र, इनकी अध्यापक पात्रता परीक्षा फर्स्ट आप उत्तीर्ण क्यों हो। और यहाँ पर कहा गया है कि एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्थान से द्विवर्षीय डीएलएड यहाँ पर किया हो, और उसके साथ साथ यहाँ पर जो है टीटी पास कर रखा हो फर्स्ट वाला, और जो संविधान पर जो है नियुक्ति के समय जो है निर्धारित जो अधिकतम आयु है उसका यहाँ पर, ठीक है, अनाधिक आयु ना हो ऐसा लिखा गया है, वो यहाँ पर एलिजिबल हैं, ठीक है। ये किन के लिए है? ये शिक्षा मित्रों के लिए है, ठीक है। क्योंकि पता है कि आपको इस भर्ती 2020 वाली भर्ती में आपको शिक्षा मंत्री भी मिलेंगे। कई लोगों का यहाँ पर क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर लिया है, जिन लोगों ने, उनको यहाँ पर अर्हता दी गई है। और दूसरा यहाँ पर आप लोग देखिए नियमावली में क्या है। पहला यहाँ पर देख सकते हैं, भारत में जो है यहाँ पर विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, परंतु यह कि सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर जो है भर्ती हेतु विज्ञप्ति पदों पर जो है 50% जो है विज्ञान होना चाहिए, और 50% जो यहाँ पर विज्ञानेतर होना चाहिए। यानी कि आपका जो है 2 कैटेगरी में डिवाइड है, पद जो है हमके 2 कैटेगरी में डिवाइड है। एक तो आपका 50% जो होगा विज्ञान वाले के लिए होगा, 50% जो होगा विज्ञानोत्तर के लिए होगा। यानी कि विज्ञानोत्तर का मतलब ये है कि आर्ट वालों के लिए, चाहे आप बीए हो या कुछ भी हो ग्रेजुएशन में, या चाहे आप कॉमर्स वाले हो वो भी चल जाएगा। और यहाँ पर साइंस वाले होंगे, जैसे कि आपको साइंस के सब्जेक्ट पता होगा, ठीक है, पीसीएम है, जेडबीसी है, होम साइंस है, तो अलग अलग साइंस के आपके फॉरेस्ट्री है, सब कुछ साइंस में यहाँ पर रहते हैं, ठीक। और उसके साथ साथ यहाँ पर आप लोग देखिए, इसमें यहाँ पर भी ये भी कहा गया है, विज्ञान विषय के पद के अंतर्गत जो है 40% जो पद होंगे स्नातक पर, वो भौतिक विज्ञान व गणित के विज्ञान स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी, और 40% जो होगा आपका यहाँ पर स्नातक स्तर पर जो है रसायन और वनस्पति और जंतु विज्ञान होगा, और 20% जो होगा वो आपका जो बचेंगे, यानी कि जो स्नातक साइंस वाले धारक होंगे, अन्य विषय में से विज्ञान स्नातक हो, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। यानी कि आपका यहाँ पर जो चलिए इसको पढ़ लेता हूँ, उसका अच्छे से समझा लेता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या कहा है, और इसमें यहाँ पर लिखा अथवा जिनके द्वारा यहाँ पर डीएलएड प्रवेश परीक्षा विज्ञान वर्ग के अंतर्गत यहाँ पर उत्तीर्ण किए हैं हेतु आरक्षित रहेंगे, तो ये भी कहा गया है। और यहाँ पर विज्ञानेतर विषय के पदों के अंतर्गत जो यहाँ पर 15% जो है अंग्रेज़ी भाषा के लिए स्नातक स्तर पर जो है मुख्य विषय आपका अंग्रेजी होना चाहिए, और ठीक है, इसके साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। और 15% जो होगा हिंदी भाषा के लिए स्नातक होना चाहिए, मुख्य विषय के रूप में जो है आपके पास यहाँ पर हिंदी होना चाहिए। और न्यूनतम जो है आपके पास इंटरमीडिएट स्तर पर जो है यहाँ पर संस्कृत विषय वाले अभ्यर्थियों तथा यहाँ पर देखिए संस्कृत का भी वर्णन किया गया है, मैं आपको क्लियर कर दूंगा अभी थोड़ी देर में। 70% जो होगा यहाँ पर अन्य, ठीक है, मानविकी वर्ग के अन्य विषय से यहाँ पर जो है स्नातक जो योग्यधारी होंगे आपके पास, उनके लिए यहाँ पर जो है आरक्षित रहेगा, ऐसा बताया गया है। और डीएलएड प्रवेश परीक्षा विज्ञानोत्तर के अंतर्गत उत्तीर्ण की है हेतु जो है आरक्षित होंगे। और यहाँ पर ये भी कहा गया, परंतु यह जो है सहायक अध्यापक उर्दू के पद पर जो है यहाँ पर भर्ती हेतु स्नातक उपाधि उर्दू मुख्य विषय के रूप में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अब देखिए यहाँ पर क्या है इसका मतलब, अब मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ पर लिखा गया पद होंगे आपके 50% आपका यहाँ पर विज्ञान वाले के लिए होगा, साइंस वाले के लिए 50 यहाँ पर विज्ञानोत्तर। विज्ञानोत्तर का मतलब ये है आपका कि आर्ट वाले कॉमर्स वाले जो भी होंगे,
और उसमें साइंस वालों के लिए यहाँ पर जो है पीसीएम वालों के लिए यहाँ पर रहेगा, पीसीएम वालों के लिए यहाँ आपका रहेगा 40%, और जेडबीसी वालों के लिए रहेगा आपका 40%, और 20% जो रहेगा वो आपका रहेगा अन्य जो साइंस वाले हैं, चाहे आपका कुछ भी हो, फॉरेस्ट्री हो और होम साइंस हो, कुछ भी हो, ये आपका डिवाइडेड है, इस तरह का डिवाइडेड है। जो यहाँ पर अगर बात करें विज्ञानेतर के लिए, इसमें आपका 15% रहेगा इंग्लिश वालों के लिए, 15% रहेगा आपका यहाँ पर हिंदी वालों के लिए। और हिंदी के लिए जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, या तो आपके पास ग्रेजुएशन में संस्कृत हो, या आपके पास जो है यहाँ पर संस्कृत होना चाहिए आपका इंटर में, साफ साफ लिखा गया नियमावली में, इंटर में आपका संस्कृत होना चाहिए। कई लोग पूछ रहे थे कि अभी कुछ दिन पहले कि मुझे यहाँ पर जो है सामान्य में क्यों रखा गया है जबकि मैंने हिंदी से भरा था, तो इसी वजह से आप लोगों का सामान्य में आया होगा। जब आपका यहाँ पर ग्रेजुएशन में संस्कृत नहीं होगा या इंटर में संस्कृत नहीं होगा, तब जाके आपको यहाँ पर सामान्य में रखा होगा, हिंदी में नहीं आ सकते हैं, ठीक है। और जो 30% बचेंगे आपके एसएसटी वाले और जो भी आपका कॉमर्स वाले होंगे, सॉरी 30 कह रहा हूँ, 70% बनेंगे, वो सब के सब यहाँ आएंगे, ठीक है। उसको लिखा जाएगा आपका मानविकी वर्ग लिखा जाएगा, उसको कौन सा वर्ग लिखा जाएगा, मानविकी वर्ग लिखा जाएगा। ये रहेगा आपका, ये सब कुछ रहेगा। और इसमें यहाँ पर डीएलएड वालों को यहाँ पर जो है आरक्षित रहेगा, ये लिखा गया है। यानी कि आपका अगर डीएलएड आपने जब एंट्रेंस दिया होगा, डीएलएड में आपका ये सब्जेक्ट रहेंगे, तो आपको यहाँ पर जो है उनके पद आरक्षित रहेंगे, डीएलएड वालों को प्रेफरेंस यहाँ पर मिलेगा। और उसके साथ साथ आपके यहाँ पर लिखा गया है कि उर्दू विषय के लिए अगर आप पीआरटी उर्दू वाले हैं, तो उसमें यहाँ पर कहा गया है कि आपके स्नातक में जो है उर्दू मुख्य विषय के रूप में होना चाहिए, अनिवार्य होना। परंतु यह और कि विज्ञान जो है विषय के अंतर्गत स्नातक स्तर पर किसी एक विषय संयोजन में यहाँ पर आवंटित पदों के अनुसार जो है पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो यहाँ पर ऐसे पदों को विज्ञान स्नातक के अन्य विषय जो यहाँ पर संयोजन के अभ्यर्थी से भरे जा सकता है। यानी कि आपका यहाँ पर मान लो विज्ञान में अगर आपको पीसीएम में मान लो वहाँ पर पीसीएम वाला नहीं मिला, अब कोई कैंडिडेट मिला ही नहीं, तो कोई भी अभ्यर्थी को भर देंगे, वो विज्ञान के से कोई भी अगर किसी से भी कर रखा हो तो उसको भी रखा जा सकता है, ये नियम के अंतर्गत है, ठीक है। ये भी लिखा गया है और ये भी लिखा गया कर सकेंगे। और इसी प्रकार जो यहाँ पर विज्ञानोत्तर में भी लिखा गया है, अगर विज्ञानोत्तर अंग्रेजी अथवा हिंदी भाषा में जो है आवंटित पद के अनुसार जहाँ पर पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है यहाँ पर अंग्रेजी और हिंदी अभ्यर्थी से भरी जाएंगे, मतलब कोई अन्य विषय से भरी जाएंगे। यानी कि अंग्रेजी हिंदी को छोड़कर किसी अन्य विषय वालों को भी रख लिया जा सकता है, ये नियमावली में। इसी वजह से जो है आप लोग काफ़ी कन्फ्यूजन रहते हैं। नियमावली को आप लोग अच्छे से समझिएगा, तब जाके आपको समझ में आएगा। बहुत बड़ी नियमावली है, मैं शॉर्ट टर्म में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जितना भी हो पाता है, ठीक है। बाकी आप नियमावली को अच्छे से पढ़िए, उसका अध्ययन कीजिए, तब जाके आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पर लिखा गया है कि राज्य के किसी भी यहाँ पर जो है जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी कि जो डाइट वाले केंद्र होते हैं, इनमें आपके पास द्विवर्षीय डिप्लोमा होनी चाहिए, जिसे उत्तराखंड राज्य में बीटीसी के नाम से जाना जाता है, ऐसा बताया गया है। और उसके समकक्ष राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से जो है प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में जो है द्विवर्षीय डिप्लोमा, जैसे कि आपका डी.एड होता है, 4 वर्षीय आपका बीएलएड होता है। अथवा यहाँ पर लिखा गया है 50% अंकों के साथ स्नातक तथा एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से यहाँ पर जो है शिक्षा स्नातक यानी कि बीएड या शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में जो है द्विवर्षीय जो डीएड है, यह ऐसा भी लिखा गया है। किंतु यहाँ पर लिखा है 1 से 5 तक पढ़ाने वाले जो अध्यापक चुने जाएंगे, इसमें उनको जो है व्यक्तिगत रूप से यहाँ पर जो प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्ति होने के 2 वर्ष के भीतर जो है आपके पास एनसीटी का जो है कोर्स होना चाहिए 6 महीने का, ये भी लिखा गया। यानी कि अगर एक तो आपके पास जो है यहाँ पर किसी भी राज्य में, आप किसी भी राज्य का लिखा गया है, सिंपल सी बात है, किसी भी राज्य में जो है जो डाइट से कराते हैं, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान से आपका डीएलएड कराते हैं, जो भी डाइट से कराते हैं, कोई भी राज्य का हो चलेगा वो, ये लिखा गया साफ साफ। और ये क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है, नहीं तो आपके पास 50% जो स्नातक में होना ज़रूरी है बीएड अभ्यर्थी के साथ, ये भी लिखा गया है, जो कि नियमावली में साफ साफ लिखा गया है। हालांकि ये अभी कोर्ट केस में चला हुआ है फिलहाल इसको हटाने को लेकर। और इसके साथ साथ बीएड अभ्यर्थी को लिखा गया है कि यहाँ पर जो है जब आप नियुक्त होंगे पीआरटी पद पर, आपको 2 साल के अंतर्गत जो है 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, ये लिखा गया है, ठीक है। और लिखा गया कि परंतु यह जो है शिक्षा शास्त्र, ये ठीक है, ये तो छोड़िए,
ये वाला मान्यता को लेकर है। और ये आपका अधिसूचना करके लिखा गया है ये, ठीक है। ये इसमें आप लोग देख सकते हैं कि परंतु ये, ठीक है, बहुत लंबा है, चौड़ा है, इसको, ठीक है, समझना बहुत कठिन काम होता है, ठीक है। जितना हो पाता है मैं कर ले रहा हूँ यहाँ पे। ये लिखा गया है कि आपका जो है जो अधिसूचना संख्या ये होगा 17 अक्टूबर 2017 के क्रम में जो है यहाँ पर दिनांक इतना इतना सेवा नियमावली नियमों के अनुसार जो है सहायक अध्यापक पद पर जो है पर नियुक्ति हेतु जो है दी गई अर्हताएँ जो है पूर्ण कर ली हैं को सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर जो है नियमित रूप से यहाँ पर नियुक्त किया जाएगा। यानी कि ये उनके लिए है जो शिक्षा मित्र हैं, ठीक है, शिक्षा मित्रों के लिए कहा गया है, ठीक है। यानी कि आपका जो शिक्षा मित्र हैं उनके लिए जिन्होंने यहाँ पर 31/3/2019 तक कंप्लीट यहाँ पर जो है इसके लिए अर्हता पूरी करती हैं तो शिक्षा मित्रों को रखा जाएगा, साफ साफ यहाँ पर लिखा गया है। और बाकी छोड़िए ऊपर का, हाँ। और ये कहा गया है कि आपका यहाँ पर जो टीटी है, टीटी होना ज़रूरी है प्रथम, चाहे यूटेट हो या सीटेट हो, ये भी ज़रूरी होना चाहिए। और उसके साथ साथ यहाँ पर 4 में लिखा गया है कि सहायक अध्यापक प्राथमिक हेतु यहाँ पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत अथवा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग पदों पर जो है भर्ती के लिए जो है अनिवार्य वांछित अर्हता नियमावली 2010 के नियम 4 के उप नियम 2 में जो है वर्णित जो है अपेक्षाएं यहाँ पूर्ण करता हो। यानी कि आपका जो है इसमें नियमावली 2010 का लिखा गया है। यानी कि आपके पास जो है यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट में रजिस्टर होना चाहिए, उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए, या उत्तराखंड का आपके पास जो है यहाँ पर क्लास 10th 12th जो है उत्तराखंड का होना चाहिए, ये वर्णित है। अगर ये चीज़ें आपके पास है तो आप एलिजिबिलिटी हैं। अदर स्टेट से अगर मान लो आप अदर स्टेट से भरते हो तो वो एलिजिबल नहीं होगा। और जब तक नहीं होगा जब तक आप जो है उत्तराखंड से 10th 12th ना कर लिए हो और आपके पिताजी गवर्नमेंट जॉब में, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब या स्टेट गवर्नमेंट जॉब में यहाँ पर कार्यरत हो तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं अदर स्टेट वाले, ठीक है। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पर आपको बाहर भी कर सकते हैं, ठीक है, जिनका यहाँ पर नहीं है। तो पूरा का पूरा मैंने समझा दिया है कैसे कैसे यहाँ पर है। बाकी आपका यहाँ पर लिखा गया है कि जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा जनपद के रिक्तियों को जो है जनपद स्तर पर जो है समाचार, ये तो समाचार माध्यम से रखा जाएगा, आमंत्रित किया जाएगा। और यहाँ पर जो है जो वैवाहिक जो है शैक्षिक अर्हता रखते हैं वो नियम, ये तो नियम उसमें छपेंगे कह रहे हैं न्यूज़पेपर में, इस तरह का है। बाकी ये उर्दू भाषा के लिए यहाँ पर रखा गया है। और इसमें जो है यहाँ पर क्या कहा गया है उर्दू के लिए, उर्दू का सिलेक्शन प्रोसेस है। यहाँ पे कहा गया कि जो प्रश्नार्थ योग्यधारी यहाँ पर जो है अनिवार्य होंगे। और यह और है कि किसी विशेष भाषा अथवा उर्दू के लिए जो है सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय, राजकीय संबद्ध प्राथमिक विद्यालय में जो यहाँ पर नियुक्ति हेतु यहाँ पर संबंधित भाषा की जो है प्रवीणता सिद्ध करने के लिए यहाँ पर जो है चयन समिति लिखित परीक्षा यहाँ पर आयोजित कर सकती है, जिसमें यहाँ पर तत्कालिक, ठीक है, समसामयिकी विषयों पर उस भाषा में जो है अभ्यर्थियों को एक निबंध लिखवाया जाएगा। और यह परीक्षा जो है अधिकतम 100 अंक की होगी। लिखित परीक्षा में जो यहाँ पर न्यूनतम जो उत्तीर्ण 50% होंगे, 50% से कम आने वाले जो अभ्यर्थी होंगे उनकी जो है नियुक्ति हेतु यहाँ पर पात्र नहीं होंगे। तो यानी कि जो उर्दू शिक्षक है उनके लिए कह रखा है, उर्दू शिक्षक की जो नियमावली है वो इस तरह का है कि आपके लिए जो है परीक्षा कराई जाएगी, वो भी आपका 100 नंबर का परीक्षा होगा, वो भी आपका निबंधात्मक जो है परीक्षा होगी, उर्दू में लिखना पड़ेगा। और 100 में से जो है आपके पास 50% लाना बहुत ज़रूरी होगा और उसके बाद आपकी नियुक्ति मिलेगी। अगर 50% से कम आपके नंबर आते हैं तो आप जो है अयोग्य घोषित कर ली जाएगी, ऐसा बताया गया है। और बाकी जो ये नियम है इसमें विलोपित किया गया है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए ये उपनियम 1 है, इसके अधीन जो है तैयार की गई सूची में जो यहाँ पर DLED परिस्थितियों के चयन हेतु जो है अभ्यर्थी के नाम, उनके BTC और DLED प्रशिक्षण प्राप्त परीक्षा में जो है प्राप्तांकों के प्रतिशत का 60% और TT प्रथम परीक्षा में जो है प्राप्तांकों के जो है प्रतिशत का 40% के योग के आरोही क्रम में यहाँ पर रखा जाएगा। तो देख सकते हैं अगर मान लो ठीक है, अब कैसे मान लो, ये देखिए मान लो 100 सीटें हैं, 100 की 100 सीटें जो है DLED अभ्यर्थियों का है, तो 100 की 100 सीटें जो है DLED अभ्यर्थियों के हैं। अब भरने वाले कैंडिडेट मान लो 200 हैं, तो कैसे इनका सिलेक्शन होगा DLED वालों का, ठीक है। यानी कि जब DLED वाले काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे उनका सिलेक्शन कैसे होगा, तो उनका जो सिलेक्शन होता है DLED वालों का, उनका क्या होगा कि जितने भी आपके प्रशिक्षण प्रमाण पत्र हैं उनका जो है 60% और उसके साथ साथ आपके जो यहाँ पर TT के प्रथम TT के आपके जो प्राप्तांक हैं उसका जो है 40% के योग के आरोही क्रम में रखा जाएगा, ठीक है। बढ़ते हुए क्रम सभी आरोही क्रम, घटते हुए क्रम में आपको यहाँ पर रखा जाएगा, यानी कि मेरिट आपकी बनेगी इस तरह का। तो प्राप्तांक जो आपके होंगे उनका 60% लिया जाएगा और TT का जो है 40% बनाया जाएगा उसका। मान लो आपके 100 नंबर हैं, ठीक है, चलो 1 से 5 नंबर मान लेते हैं 150 में से, उसका 40% निकालना पड़ेगा, उन नंबरों को रखा जाएगा।
और मान लो आपके यहाँ पर जो है शैक्षिक जो अर्हता है सबका यहाँ पर जितना है, मान लो 10th में आपके कितने नंबर है, 500 में से 300 नंबर है, उसका 60% निकालेंगे। इंटर में भी आपका 60% निकालेंगे, उसका हाई स्कूल में 60, ग्रेजुएशन में 60, जो डीएलएड कर रखा है आपने उसमें 60, ठीक है, उनका 60% निकालेंगे, जितना भी नंबर आपका होगा, ठीक है, उन सबका जोड़ेंगे। और उसके बाद जो टीटी में नंबर है आपका 105 है मान लो, उसका 40% निकालेंगे, उन सबको जोड़ेंगे तो उसकी मेरिट बनेगी। उस हिसाब से जो है यहाँ पे मेरिट बनती है, ठीक है। इसी वजह से जो प्रत्यावर्तन की लिस्ट भेजते हैं सबसे पहले, उसमें मेरिट के अकॉर्डिंग जो है आपका यहाँ पर रहता है, कितने कितने नंबर है सब कुछ वहाँ पर दिख जाता है, ताकि आपका नंबर नहीं आता है, आपके जो यहाँ पर कॉम्पिटिटर हैं उनके नंबर चेक करके अगर मान लो आप उस योग्य हो, आपका नंबर नहीं आ रहा, तो इस पर जो है दावा भी कर सकते हैं विभाग को। और उसके साथ साथ यहाँ पर लिखा गया है कि जो बीएड अभ्यर्थी हैं, जो बीएड वाला का सिलेक्शन किस तरह का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया है बीएड प्रशिक्षण के जो है चयन अभ्यर्थियों का नाम, उनकी जो है शैक्षिक प्रशिक्षण योग्यता एवं अध्यापक पात्रता परीक्षा में जो है प्राप्तांक गुणांक के आधार के अनुसार जो है प्रशिक्षण वर्ष की ज्येष्ठता के आरोही क्रम में जो यहाँ पर रखे जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उनकी जो प्रशिक्षण वर्ष है उसको यहाँ पर जो है आरोही क्रम में रखा जाएगा। उसकी जो शैक्षिक या जो टीटी यहाँ पर परीक्षा है उन सब के नंबरों का यहाँ पर गुणांक बनाया जाएगा और उसकी जो है यहाँ पर मेरिट लिस्ट बनेगी। तो यहाँ पर देख सकते गुणांक कैसे बनते हैं, काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि गुणांक कैसे बनते हैं। तो गुणांक देखिए आप लोग यहाँ पर, आपके जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनका गुणांक कैसे बनेगा। हाई स्कूल में देखिए यहाँ पर गुणांक का अंकों का प्रतिशत इंटू 0.75/10 इससे करना पड़ेगा। और इंटरमीडिएट में देखिए यहाँ पर अंकों का प्रतिशत इंटू 1.5/10, 1.5/10 है, ऐसे यहाँ पर इसका है अंकों का प्रतिशत इंटू 2.25/10, ऐसे यहाँ पर अंकों का प्रतिशत इंटू जो आपका यहाँ पर बीएड अभ्यर्थी हैं, ठीक है। मान लो सैद्धांतिक में कि आपका थ्योरी में कितने नंबर हैं, उनके अंकों का प्रतिशत कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर अंकों का प्रतिशत इंटू 3 से गुणा कर देंगे, अपॉन 10 कर देंगे। और प्रैक्टिकल में देखिए अंकों का प्रतिशत करेंगे और ये आपका होगा 1.5, ठीक है, अपॉन 10 कर देंगे, ऐसे निकल जाएगा। और यहाँ पर जो आपका टीटी में होगा उसका यहाँ पे क्या करेंगे, टीटी के नंबर इंटू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन 10 कर देंगे, आपका नंबर यहाँ पर निकल जाएगा। तो उन सब को जोड़ के आपका गुणांक बनता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। मान लो मेरे हाई स्कूल में 300 नंबर है, 300 गुणा 0.75/10 करोगे, कैलकुलेट के जो भी आएगा। ऐसे यहाँ पर मान लो इंटरमीडिएट में मेरे 500 में से 400 हैं, ठीक है, तो 400 इंटू 1.5/10 करोगे, ऐसे यहाँ पर स्नातक में मान लो मेरे टोटल थे 1350 मान लेते हैं, और उनमें से मेरे 700 थे, ठीक है। तो 700 इंटू 2.25/10 ये कर देना। ऐसे ही मान लो मेरे यहाँ पर बीएड में थ्योरी में मान लो 200 थे, ठीक है, 200 इंटू 3 ऐसे करके अपॉन 10। ऐसे यहाँ पर मान लो प्रैक्टिकल में मेरे थे नंबर यहाँ पर कितने, प्रैक्टिकल में मान लो यहाँ पर 100 थे, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ मैं खाली, ठीक है। 100 अंडर 1.5/10। ऐसे यहाँ पर टीटी में मान लो मेरे नंबर थे 105, और उनमें से यहाँ पर 105 इंटू 1 करेंगे, अपॉन 10 करेंगे, आंसर निकल जाएगा। सबको जोड़ देना, ऐसा आपका निकल जाएगा। तो ये आपका रहेगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए एक मेन चीज़ इंपॉर्टेंट ये है आपका कि जो शिक्षा मित्र होंगे उसके लिए यहाँ पर लिखा गया है कि नियुक्ति हेतु जो पात्र होंगे, और यहाँ पर अनुभव के जो यहाँ पर इनकी जो वही पात्र होंगे जिनका यहाँ पर 31/3/2019 को यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो चुका होगा, उन्हीं को पात्रता रखे जाएगा। इसमें यहाँ पर क्या होगा कि प्रतिवर्ष जो है एक नंबर आपको मिलेगा, किंतु अधिकतम जो है 12 अंक प्रदान किए जाएंगे। तो अधिकतम जो है 12 ही नंबर प्रदान किए जाएंगे इनको शिक्षा मित्रों को, लेकिन हर एक साल में जो है आपका जितने आपका ईयर बढ़ेगा उतने हिसाब से आपका नंबर आएगा। मान लो यहाँ पर शिक्षा मित्र के रूप में आपने 10 साल दे दिए हैं तो 10 नंबर आपके होंगे, 9 साल दे दिए हैं हमने शिक्षा मित्र के रूप में तो 9 साल आपका होगा, तो ये आपका होगा। तो उन पर जो है श्रेष्ठता सूची आपकी बनेगी, ये लिखा गया है। बाकी नियमावली मैंने आपको बता दिया इस वाला, ठीक है, ये आपका रहेगा। परंतु यह भी जो है 2 या 2 से अधिक, जो मान लो कि 2 या 2 से अधिक का सेम अगर आता है तो उसकी जो यहाँ पर श्रेष्ठता होगी, कैसे हम सिद्ध करेंगे। तो उसकी जो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ अगर समान होती है तो अंग्रेजी के माध्यम जो यहाँ पर मान लो कि एक अभ्यर्थी 2010 का है और एक वो भी दूसरा भी 2010 का है, उसके भी मान लो गुणांक यहाँ पर बन रहे हैं, मान लो, ठीक है, जो भी बने 55 बन रहा है, 56 बन रहा है दोनों का। अब दोनों की श्रेष्ठता सूची में कैसे रखेंगे, तो डेट ऑफ बर्थ की चेक करेंगे। इसमें क्या करेंगे, डेट ऑफ बर्थ चेक करेंगे, जो एजेड होगा उसको रखा जाएगा और जो कम एज का होगा उसको बाद में रखा जाएगा। अगर एज भी अगर सेम निकल जाती है तो उनकी सूची के अनुसार, यानी कि अल्फ़ाबेट के ABC के अनुसार यहाँ पर रखा जाएगा। ये साफ साफ लिखा गया है, ठीक है।
और यहाँ पर जो है इस नियमावली के अधीन जो है किसी पद पर जो है यहाँ पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी का चयन करने के लिए यहाँ पर जो है एक चयन समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें यहाँ पर ये होंगे चयन समिति का गठन किया जाएगा। जो भी आपका चयन प्रक्रिया होती है ना, वो सब ये करते हैं आपके मुख्य शिक्षा अधिकारी, और यहाँ पर प्राचार्य जिला जो डाइट के यहाँ पर प्राचार्य होते हैं, जिला शिक्षा अधिकारी हैं और उप शिक्षा अधिकारी होते हैं आपके, और ये आपका जो है जिला अधिकारी द्वारा नामित जो जिले का विभाग का अधिकारी होता है, ये इनके द्वारा सिलेक्शन आपका किया जाता है। तो इस तरह का है। और बाकी आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है आपको यहाँ पर मिलता रहता है, ठीक है। बाकी देखिए दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि जो यहाँ पर सब्जेक्ट का यहाँ पर डिवाइड होता है, सब्जेक्ट का, और यहाँ पर जो यहाँ पर अभ्यर्थी का डिवाइड होता है, क्योंकि इसमें नियम में साफ साफ यहाँ पे ये भी कहा गया है कि आपके जो कैटेगरी है, उप कैटेगरी, सब कुछ यहाँ पर इंक्लूड होगा। लेकिन आपको जब मान लो वैकेंसी आती है 100 पोस्ट की आती है, तो इसमें SC का, ST का, OBC का और जनरल का यहाँ पर रहता है, लेकिन उसकी उप कैटेगरी आपको दिखती नहीं है, सब कैटेगरी, तो वो भी इसमें इंक्लूड रहेगा। जितना जितना प्रतिशत मिलता है, जैसे 14% OBC को, ठीक है, 19% SC को, ऐसे करके 4% ST को, तो जितने परसेंट मिलता है EWS को 10%, तो सब कुछ आपका होगा, ठीक है। 4% 3% जो यहाँ पर आर्मी वालों को, आश्रितों को मिलता है, सब कुछ वो मिलेगा। इस वजह से जो अभ्यर्थी, ये भी कहा गया है इस नियमावली में कि अगर वो अभ्यर्थी नहीं मिलता है उस चीज़ में, ठीक है ना, तो उसकी जगह पर दूसरी अभ्यर्थी को रखा जाता है, ये भी नियमावली साफ साफ कहा गया है। तो इसी वजह से जो आपका आप ये ईयर और देखिए, DLED का अलग बता दिया मैंने, BED का अलग बताया, मैं अभी बात कर रहा हूँ BED की, ठीक है, क्योंकि DLED का तो प्रेफरेंस रखा जाएगा और उनका भी गुणांक बनता है, पता है आपको, ठीक है, DLED वालों को, क्योंकि DLED काफ़ी ज़्यादा हैं। किसी अगर पोस्ट कम है, मान लो यहाँ पर 10 पोस्ट हैं, DLED कैंडिडेट आ गए, 20 कैंडिडेट आ गए, तो 20 के 20 DLED कैंडिडेट को थोड़ी नहीं लेंगे, उनका भी गुणांक बनेगा ना, उनके भी गुणांक के आधार पर होगा। आपको बता दें शैक्षिक प्रशिक्षण के अनुसार 60% बनेगा, और 40% किसके हिसाब से बनेगा आपका, वो आपका TT के मार्क के अनुसार बनेगा, तब जाके उनकी मेरिट लिस्ट बनेगी DLED वालों का। DLED वालों का ये नियमावली है। अभी मैं बात कर रहा हूँ BED वालों का लिए, ठीक है ना, BED और शिक्षा मित्र के लिए, ठीक है। BED और शिक्षा मित्र के लिए क्या है यहाँ पर, BED अभ्यर्थी का यहाँ पर कैसे है सीन, इनका जितने भी अंक होंगे उनका यहाँ पर गुणांक बनेगा, ऊपर से इनका ईयर भी चेक किया जाएगा, 2 चीज़ चेक करेंगे, इसका गुणांक प्लस ईयर, ठीक है। अब देखिए 2010 का मैं हूँ और मेरे कैंडिडेट कुछ 2010 के और भी हैं, तो उनका गुणांक चेक किया जाएगा किसका पहले आएगा, ठीक है। मान लो उनका गुणांक है 65 बनना है और यहाँ पर मेरा 56 बनना है, तो ऑब्वियसली उनको लिया जाएगा, मुझे नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है इस तरह का। आई होप ये सिलेक्शन प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा इसमें दिक्कत ये होती है कि जब यहाँ पर विभाग सरप्लस करता है जो पदों को, वो आपको थोड़ा समझने में दिक्कत होती है, क्योंकि आपको पता नहीं है रूल, तो इस वजह से विभाग जो है उनको जो है मर्ज कर देता है आपके पोस्टों को। इस वजह से आपको कई बार आपको देखने को मिलेगा कि परसेंट के हिसाब से तो पोस्ट इतना बन रहा है ऐसा लगेगा आपको, लेकिन वहाँ पर अलग अलग पोस्ट होती हैं, जितनी वैकेंट सीटें होंगी कैटेगरी वाइज उस हिसाब से होता है। ऐसा मत सोचना कि 40% सीटें हैं तो वहाँ पर 40% सीटें ही रहेंगी, ठीक है। वो आपके सब्जेक्ट के अनुसार लिया जाएगा, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा भी लिया जा सकता है, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। और ये नियमावली सब, ठीक है, मुझे तो उतनी खास नहीं लगती है, पता ही नहीं चलता है इसमें, कई लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि सिलेक्शन कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। जब रिजल्ट निकलेगा आपका तो पता ही नहीं चलेगा, जितना भी ईयर वाइज वाले हैं पता ही नहीं चलेगा, आपको पल्ले नहीं पड़ेगा ये, ठीक है। और सबसे बेस्ट होता है यहाँ पर अगर इसका एग्जामिनेशन होता तो यहाँ पर आपको जितने नंबर आते उसके हिसाब से मेरिट बनती, आपको पता चल जाता। इसमें तो आपको पता ही नहीं चलेगा जितने भी आपको गुणांक हैं या नहीं हैं, क्योंकि कुछ पोस्ट इसमें क्या होता है ना, सरप्लस भी कर दिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है अटैच कर दिए जाते हैं। मान लो वहाँ पर वैकेंसी नहीं है तो किसी और को रखा जाता है, वैकेंट सीटें नहीं छोड़ते हैं। मान लो वहाँ पे अभ्यर्थी ज़्यादा मिल गए तो वहाँ पर रखे जाएंगे, सबको यहाँ पर मेरिट बनेगी। कम पड़ गया तो उसको सरप्लस भी करते हैं। मान लो कहीं पर जो है पीछे वाला नहीं मिला तो वहाँ पर जो है साइंस वाला, जो होम साइंस वाला, उसको भी रख सकते हैं। कहीं पर इंग्लिश वाला नहीं मिला तो उसकी जगह पर यहाँ पर वाणिज्य वाले को रख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं विभाग वाले, ठीक है। वो लिखा गया नियमावली में, तो आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। लंबी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस हो गई है, लेकिन आपको अच्छी समझ में आ गया होगा।